अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उमर खान है और आप देख रहे हैं लर्नअप पाकिस्तान। वो तमाम लोग जो SDEO पीरा के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं, लर्नअप पाकिस्तान पर फेज़ 1 में कंडक्ट होने वाले लॉ के पेपर को कम्प्रीहेंसिव तरीके से कवर किया जा रहा है और फ्री ऑफ कॉस्ट आपको लेक्चर्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। आज का हमारा लेक्चर पीरा एक्ट का लेक्चर नंबर 12 है। इससे पहले 11 लेक्चर्स अपलोड किए जा चुके हैं। उन लेक्चर्स को अगर आप एक्सेस करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको उस प्ले लिस्ट का लिंक मिल जाएगा। आप चैनल को ओपन करके प्ले लिस्ट के सेक्शन में जाके भी उसको एक्सेस कर सकते हैं। प्लेलिस्ट का स्क्रीनशॉट इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर नजर आ रहा है। तो बगैर वक्त ज़ाय किए हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा लेक्चर जो है वो चैप्टर नंबर 16 से स्टार्ट होने वाला है। चैप्टर नंबर 15 तक हम चीज़ों को कवर कर चुके हैं। चैप्टर नंबर 16 इज ऑल अबाउट कॉस्ट, रिवॉर्ड एंड फंड्स। कॉस्ट आपको पता है, हम प्रीवियसली डिस्कस करते आए हैं कि जब भी कोई इन्फोर्समेंट ऑपरेशन होगा तो उस पर एक मखसूस कॉस्ट आएगी। रिवॉर्ड के बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि जो एम्प्लॉयज़ को भी दिया जाता है, विसल ब्लोअर को भी दिया जाता है, और रीफंड कि जब भी आप पर कोई जुर्माना आयद किया जाता है और इन केस आप उसके खिलाफ अपील या रिप्रेजेंटेशन फाइल करते हैं और सक्सेसफुल हो जाते हैं तो वो वसूल शुदा जुर्माना आपको रिफंड कर दिया जाता है। तो ये चैप्टर 16 जो है हमें इस हवाले से बताता है। सबसे पहले सेक्शन 64 को हम डिस्कस करने वाले हैं, कॉस्ट ऑफ एनफोर्समेंट। Enforcement officer reports cost to the hearing officer through the sub-divisional enforcement officer who certifies them। तो enforcement officer का क्या काम है कि उसने रिपोर्ट करनी है कि कितनी कॉस्ट आई है। सब डिविजनल इन्फोर्समेंट ऑफिसर को सब डिविजनल इन्फोर्समेंट ऑफिसर ने उसको सर्टिफाई करना है और फिर उसको अप्रूव करवाना है हियरिंग ऑफिसर से। हियरिंग ऑफिसर अप्रूव्स कॉस्ट आफ्टर हियरिंग द ऑफेंडर एंड चेकिंग रिसिप्ट। तो हियरिंग ऑफिसर का क्या काम है, जिस तरीके से पहले मैंने बताया कि उसने जो ऑफेंडर है उसको सुनना है और सुनने के बाद मुख्तलिफ किस्म की जो रिसिप्ट्स हैं उनको चेक करने के बाद जो कॉस्ट इन्फोर्समेंट ऑफिसर ने रिपोर्ट के थ्रू जो है सजेस्ट की है कि ये मखसूस कॉस्ट जो है वो इदारे को बेयर करनी पड़ी है, तो उस कॉस्ट को वो अप्रूव कर सकता है। ऑफेंडर मस्ट पे इफ नॉट रिकवरी इज मेड थ्रू सेल ऑफ कॉन्फिस्केटेड गुड्स एंड इफ स्टिल अनपेड एज एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू। तो अब वो जो कॉस्ट है उसको पे करना ऑफेंडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है अगर हियरिंग ऑफिसर ने उस कॉस्ट को अप्रूव कर दिया है। इन केस ऑफेंडर उसको पे नहीं करता तो अगर किसी किस्म के गुड्स को कब्जे में लिया गया है इन्फोर्समेंट ऑफिसर की तरफ से तो उसको सेल करके उस इन्फोर्समेंट कॉस्ट को रिकवर किया जाएगा। और इन केस वो कॉस्ट जो है वो कम पड़ती है, यानी कि इस गुड्स को सेल करने के बाद पैसे वसूल नहीं हो पाते, तो एज एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू जो है वो इसको रिसीव किया जा सकता है। ये प्रीवियस सेक्शन में भी हम चीजों को ये डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद सेक्शन 65 आप देख सकते हैं, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। द इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर मे गेट द इन्वेस्टिगेशन कॉस्ट इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब। तो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को जो उसकी इन्वेस्टिगेशन की कॉस्ट है वो प्रोवाइडेड मैनर में जो है वो पे की जाएगी, उसको दी जा सकती है। उसके बाद रिवॉर्ड फॉर द एम्प्लॉयज। अब चंद सेक्शंस ऐसे होते हैं जिनको आपके लिए प्रिपेयर करना जरूरी होता है और चंद सेक्शंस ऐसे होते हैं जिनको आपको रीड आउट करना होता है। तो रिवॉर्ड फॉर द एम्प्लॉयज, अब वो लोग जो अथॉरिटी के मुलाजिम हैं उनके रिवॉर्ड के बारे में बात की जा रही है कि एनी एम्प्लॉय मे बी गिवन रिवॉर्ड इन एनी फॉर्म ऑन हिज मेरिटस सर्विसेज और अचीवमेंट्स इन परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटीज एज मे बी प्रिस्क्राइब। तो कोई भी एम्प्लॉय जो अथॉरिटी के जो है वो अंडर काम कर रहा है, इस एक्ट के फंक्शंस को परफॉर्म कर रहा है, इसके पर्पस को फुलफिल करने के लिए मेहनत कर रहा है, तो उनकी परफॉर्मेंस की बेसिस पे अथॉरिटी चाहे तो उनको रिवॉर्ड दे सकती है। अब वो रिवॉर्ड कहां से देगी, कैसे पे करेगी, ये हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन अभी तक आपके लिए जानना जरूरी है कि अगर एम्प्लॉयज अच्छा काम करते हैं, अपनी जो ड्यूटीज की परफॉर्मेंस है वो बेहतर तरीके से करते हैं जिससे इस एक्ट का पर्पस फुलफिल होता है, तो अथॉरिटी उनको रिवॉर्ड दे सकती है और ये रिवॉर्ड उनकी सैलरी से हटके होगा। उसके बाद सब सेक्शन 2 में डिस्कस किया जाता है कि कॉम्पनसेशन अमाउंट में ऑल्सो बी सैंक्शनड इन फेवर ऑफ एन एम्प्लॉय इन केस ऑफ एनी लॉस ऑफ हिज हेल्थ और लाइफ व्हाइल परफॉर्मिंग हिज ड्यूटीज एज मे बी प्रिस्क्राइब। तो किसी किस्म की कॉम्पनसेशन अमाउंट भी एम्प्लॉय को दी जा सकती है इस कानून के ताबे अगर वो अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म करते हुए उसको उसकी कोई सेहत का ज़िया होता है या उसकी ज़िंदगी का नुकसान होता है, तो उस सूरत में इदारा चाहे, अथॉरिटी चाहे तो उसको एक कॉम्पनसेशन अमाउंट जो है वो अवॉर्ड कर सकती है। उसके बाद नेक्स्ट आप देख सकते हैं रेंट ऑफ स्टेट प्रॉपर्टी के हवाले से डिस्कस किया जा रहा है कि फॉर एन एग्जाम्पल एक ऐसी इंक्रोचमेंट है जो स्टेट प्रॉपर्टी पर हुई है, तो उस सूरत में जो रेंट ऑफ द स्टेट प्रॉपर्टी है वो वसूल किया जा सकता है कि बिसाइड अदर कॉस्ट एंड पेनल्टी रेंट शैल आल्सो बी डिसाइडेड बाय द हियरिंग ऑफिसर अगेंस्ट द इलीगल ऑक्यूपायर ऑन द रिपोर्ट सबमिटेड बाय द सब डिविजनल एनफोर्समेंट ऑफिसर प्रोवाइडेड दैट रेट ऑफ सच रेंट शैल बी एप्लीकेबल एज मे बी प्रिस्क्राइब फ्रॉम टाइम टू टाइम। अब इदारे ने, हुकूमत ने या अथॉरिटी ने एक मखसूस किस्म का जो रेंट है वो स्पेसिफाई कर देना है और उस रेंट के अकॉर्डिंग अगर कोई
इलीगल ऑक्यूपायर है तो उसको कोई भी कॉस्ट अगर इदारे ने जो है वो उसके ऊपर आयद की है, कोई भी उसको पेनल्टी उसके ऊपर इंपोज की है, उससे हट के जो इलीगल ऑक्यूपायर है उससे रेंट भी इदारा वसूल कर सकता है कि उसने स्टेट प्रॉपर्टी पर गैर कानूनी तरीके से वो काबिज रहा है, और जितना अरसा काबिज रहा है उसके लिए वो रेंट पे करेगा, और रेंट कितना पे करेगा ये अथॉरिटी फ्रॉम टाइम टू टाइम डिटरमिन कर रही होगी, और वो जो डिटरमिन्ड रेंट होगा वही उस पर्सन को, इलीगल ऑक्यूपायर को पे करना पड़ेगा। और ये किसने बेसिकली जो है इस हवाले से डिसीजन देना है, हेयरिंग ऑफिसर ने देना है। ठीक है, हेयरिंग ऑफिसर BS 17 का एक एम्प्लॉय है, ये चीज आपने जहन में रखनी है। उसके बाद रेंट शैल बी रिकवर्ड फ्रॉम इलीगल ऑक्यूपायर बाय द इन्फोर्समेंट ऑफिसर। अब ये रिकवरी किस तरीके से की जाएगी, किस ऑफिसर की तरफ से की जाएगी, रिकवरी की जाएगी जी इलीगल ऑक्यूपायर से इन्फोर्समेंट ऑफिसर EO की तरफ से। ठीक है, उसके बाद रेंट शैल बी रिकवर्ड फ्रॉम इलीगल ऑक्यूपायर बाय द इन्फोर्समेंट ऑफिसर इफ द रेंट और द कॉस्ट ऑफ इन्फोर्समेंट रिमेन अनसेटिस्फाइड द सेम शैल बी रिकवर्ड एज एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू। फॉर एन एग्जांपल, एक इलीगल ऑक्यूपायर है स्टेट प्रॉपर्टी के ऊपर, उसके ऊपर एक रेंट आयद किया गया है कि ये उसने पे करना है और वो पे नहीं करता, तो फिर उससे वो रेंट जो है वो एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू के तौर पर रिसीव किया जा सकता है। प्रीवियस लेक्चर्स आपने देखे हैं तो आपको इस टर्मिनोलॉजी के बारे में कोई मसला नहीं होगा कि एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू क्या होते हैं और ये कैसे रिकवर किए जाते हैं। प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने बड़ी तफसील के साथ इस बारे में बात की है। नेक्स्ट सेक्शन आप देख सकते हैं सेक्शन 69, और चैप्टर हमारा स्टार्ट हो चुका है, चैप्टर नंबर 17। चैप्टर नंबर 17 रिलेट करता है जी फाइनेंस से, चैप्टर नंबर 17 रिलेट करता है अकाउंट से, और चैप्टर नंबर 17 रिलेट करता है ऑडिट से। तो सेक्शन 69 के हवाले से हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले सेक्शन 69 में फंड को डिस्कस किया गया। अब ये फंड कौन सा है? अब पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी फंड, अब पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी फंड इज क्रिएटेड एंड मैनेज्ड बाय द अथॉरिटी। तो जो पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी है उसने क्या करना है कि एक फंड क्रिएट करना है जिसको हम पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी फंड कहेंगे, जिसको क्रिएट भी इसने करना है और मैनेज भी इसने करना है। इट कंसिस्ट ऑफ मनी फ्रॉम द गवर्नमेंट फॉर रिवॉर्ड्स, इन्फोर्समेंट कॉस्ट, रिफंड्स, वेलफेयर इनिशिएटिव्स एक्सेट्रा एंड फॉर अदर अप्रूव्ड रिसिप्ट्स। तो इसमें सिंपल बात की जा रही है कि इस फंड के अंदर जो पैसे होंगे वो गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइडेड होंगे, और इस फंड का जो पर्पज होगा वो मुख्तलिफ एम्प्लॉइज को, विसल ब्लोअर्स को रिवॉर्ड्स देना होगा जो अथॉरिटी की तरफ से दिए जाएंगे। मुख्तलिफ किस्म की जो इन्फोर्समेंट कॉस्ट इदारे को बेयर करनी पड़ेगी वो इस फंड से ली जाएगी। इसके बाद अगर कोई रिफंड करना पड़ता है किसी भी सक्सेसफुल रिप्रेजेंटेशन और अपील की सूरत में तो रिफंड इसके अंदर इंक्लूड होगा, रिफंड करने के लिए पैसे यूज किए जाएंगे। उसके बाद कोई वेलफेयर इनिशिएटिव लिया जाता है एम्प्लॉइज के लिए तो वो इसके अंदर बेसिकली इंक्लूड होगा। द फंड इज मेंटेन्ड एज प्रिस्क्राइब्ड, नो मनी कैन बी विथड्रॉन विदाउट अथॉरिटीज अप्रूवल। तो फंड को उस तरीके से मैनेज किया जाएगा जिस तरीके से गवर्नमेंट की तरफ से, अथॉरिटी की तरफ से डायरेक्शंस होंगी, और उसके बाद अथॉरिटी के जो है वो कंसेंट के बगैर, उसकी अप्रूवल के बगैर किसी किस्म का विड्रॉल जो है वो फंड से पॉसिबल नहीं है। द अथॉरिटी मे अलाउ द हियरिंग ऑफिसर टू विड्रॉ फॉर एम्प्लॉइज, विसल ब्लोअर, रिवॉर्ड्स, इन्फोर्समेंट कॉस्ट, फाइन, रिफंड, वेलफेयर इनिशिएटिव एंड अदर अप्रूव्ड एक्सपेंसेस। तो अथॉरिटी जो है हियरिंग ऑफिसर को अलाउ कर सकती है कि वो विड्रॉ करे इन मखसूस पर्पस के लिए जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें वो जो है ना रिफंड की कॉस्ट उसके अंदर इंक्लूड हो सकती है, इन्फोर्समेंट की कॉस्ट इंक्लूड हो सकती है, कोई वेलफेयर के लिए इनिशिएटिव लिया गया है वो पैसे इंक्लूड हो सकते हैं। तो अथॉरिटी ने क्या करना है कि उसने अलाउ करना है हियरिंग ऑफिसर को जो कि फिर विड्रॉ करेगा। इफ द फंड हैज अ डेफिसिट द गवर्नमेंट विल प्रोवाइड द फाइनेंशियल सपोर्ट। फॉर एन एग्जांपल, जो फंड के अंदर पैसे दिए गए और वो पैसे जो है फाइनेंशियल ईयर की कंप्लीशन से पहले ही खत्म हो जाते हैं और फंड जो है वो डेफिसिट में चला जाता है, नेगेटिव में चला जाता है, तो फिर गवर्नमेंट की तरफ से फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड की जाएगी ताकि उस फंड को दोबारा से उसके अंदर पैसे ऐड किए जा सकें और वो फंड जो है फिर जिस पर्पस के लिए क्रिएट किया गया है उस पर्पस को फुलफिल किया जा सके। अच्छा, अब ये सेक्शन इंपॉर्टेंट है, इसका जो नाम है वो आपको याद होना चाहिए, सेक्शन का नंबर आपको पता होना चाहिए। स्टूडेंट्स ने प्रीवियस लेक्चर्स में मुझसे पूछा है कि क्या हमें सारे सेक्शंस के नाम याद करने हैं, सेक्शन नंबर याद करना है, मतलब सेक्शन का टाइटल और सेक्शन नंबर हमें पता होना चाहिए, सबका याद करना है? तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ये किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है। हाँ, अलबत्ता ये है कि कुछ ऐसे सेक्शंस हैं, कुछ ऐसी जो है वो टाइटल्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। जिस तरीके से अब यहाँ अगर हम बात करें तो सेक्शन 69 के बारे में जिसमें फंड इस्टेब्लिश किया गया है, डेफिनेटली फंड है तो ये सारे एक्ट के पर्पस पूरे किए जाएंगे ना, तो ये एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अच्छा, वो तमाम लोग जो इस लेक्चर को पहली बार देख रहे हैं, मैं आप लोगों को बताता चलूं कि अगर आप प्रिपेयर करने के लिए किसी गाइड बुक पर रिलाय करना चाहते हैं तो आप SDO पीरा की गाइड बुक पर रिलाय कर सकते हैं। ये लर्नअप पाकिस्तान की तरफ से पब्लिश की गई है। मार्केट में बहुत सी गाइड बुक्स आपको मिलेंगी। अगर आप प्रिपेयर करने के हवाले से हमारी रिसोर्स पर रिलाय करना चाहते हैं तो लर्नअप पाकिस्तान पब्लिकेशंस की तरफ से पब्लिश की हुई ये जो SDO पीरा की गाइड बुक है आप इस पर रिलाय कर सकते हैं। कोई कंपल्शन नहीं है, अगर आप किसी रिसोर्स की तलाश में हैं तो ही आप इस पर रिलाय करें। और इस पर रिलाय करने से एक चीज़ अश्योर्ड है कि आप जितने भी MCQs पढ़ने वाले हैं वो एक वेल जो है ना ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में आपको मिलेंगे और इसके अलावा उनकी रेलेवेंस होगी। रेलेवेंस से मुराद है कि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में जिस स्टैंडर्ड पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसी स्टैंडर्ड को मद्देनजर रखा गया है।
इसका एक सैंपल आपके साथ मैंने शेयर किया है। अब ये SDO पीरा की जो गाइड बुक है लर्नअप पाकिस्तान की, उससे एक स्क्रीनशॉट लिया गया है और इसमें हमारा ये जो चैप्टर है इसकी चैप्टर वाइज हमने डिवीजन की हुई है और चैप्टर वाइज के अलावा हमने मुख्तलिफ और तरीक़ाकार से भी डिवीजन की है ताकि आपके लिए आसानी क्रिएट हो सके। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ चैप्टर 16 से लेकर चैप्टर 18 तक के MCQs को डिस्कस किया गया है और हम इसका MCQs नंबर 1 पढ़ लेते हैं कि हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्टिफाइंग द कॉस्ट ऑफ एनफोर्समेंट अंडर द पीरा एक्ट। अब ये एक फाउंडेशनल लेवल का सवाल है। अगर आपने एक बार बेयर एक्ट पढ़ा हुआ है ना तो और ये सेक्शन आपने जो है ना 64 को पढ़ा है तो बासानी आप इसको आंसर कर सकते हैं। मैं आपको दोबारा से उसी सेक्शन की तरफ लेके जाता हूं ताकि आपके लिए आसानी हो सके कि इन्फोर्समेंट ऑफिसर रिपोर्ट्स कॉस्ट टू द हियरिंग ऑफिसर थ्रू सब डिविजनल ऑफिसर हु सर्टिफाइज देम। तो ये जो कॉस्ट ऑफ इन्फोर्समेंट है ये सर्टिफाई किसने करनी है ये पूछा जा रहा है और ये SDEO ने सर्टिफाई करनी है, SDEO ने सर्टिफाई करनी है। अब हम दोबारा से उस क्वेश्चन की तरफ वापस आ जाते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि इसका जो दुरुस्त जवाब है वो ऑप्शन सी है, सब डिविजनल इन्फोर्समेंट ऑफिसर। तो इसी तरीकाकार से हमने आपको गाइड किया हुआ है। मोर ओवर आप यहाँ देख सकते हैं कि वो सेक्शंस जो इंपॉर्टेंट है, जो आपके लिए पढ़ना ज़रूरी हैं, उनको हमने सेक्शन नंबर के साथ हाईलाइट किया हुआ है ताकि आपके लिए आसानी क्रिएट की जा सके। अगर आप इसको ऑर्डर करना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर आपको शो हो रहा है। करीब तरीन बुक स्टोर से खरीदना चाहते हैं तो याद रहे कि ये पिक्चर आपने उनको दिखानी है, लर्नअप पाकिस्तान के लोगों को लाजमी देखना है, उसके बाद इसको खरीदना है। मैं अगेन आप तमाम स्टूडेंट्स को कहूँगा कि हमारा मोटो है कि आपके लिए एजुकेशन जो है उसको हर्डल ना बनाया जाए। तो हम आपके साथ ये फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो सीरीज़, डेडिकेटेड वीडियो सीरीज़ जो है वो शेयर कर रहे हैं। आप इससे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। कोई बच्चा चाहे तो इन्हीं लेक्चर से प्रिपेयर कर सकते हैं। ये जो अब MCQs की एग्जाम्पल मैंने आपको दी है, मैंने आपको ये सेक्शन में पढ़ाया है। उसके बाद इसको अगर आप असेस करना चाहते हैं, आप अपनी तैयारी इवैल्यूएट करना चाहते हैं तो आप जो है वो इसकी गाइड बुक पर रिलाई कर सकते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं और नेक्स्ट जो है वो अकाउंट्स के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। फाइनेंस को हमने डिस्कस कर लिया है। फाइनेंस जो है वो चैप्टर 17 के अंदर हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम अकाउंट्स को डिस्कस करने वाले हैं जो सेक्शन 70 के अंदर हमें बताया गया है। तो सेक्शन 70 में बात की जाती है कि द अथॉरिटी शैल मेंटेन प्रॉपर रिकॉर्ड रिलेटिंग टू इट्स फाइनेंशियल अफेयर्स इंक्लूडिंग इट्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड इट्स एसेट एंड लायबिलिटीज इन सच फॉर्म एंड मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। तो अकाउंट से मुराद सिर्फ ये नहीं है कि आपने जो है जो कॉस्ट की है उसका हिसाब रख लेना है, जो आपके पास इनकम आई है आपने सिर्फ उसका हिसाब रख लेना है, नहीं बिल्कुल नहीं। आपकी तमाम की तमाम जो फाइनेंशियल अफेयर्स हैं जिसमें आपका कॉस्ट और प्रॉफिट तो है ही है, आपकी इनकम और एक्सपेंडिचर तो है ही हैं, प्लस उसके अंदर इंक्लूड किया गया है कि अगर इदारे के पास किसी किस्म की एसेट है, एसेट से मुराद कोई भी ऐसी रिसोर्स जो आपकी प्रॉपर्टी कंसीडर होती है और आपको कोई फाइनेंशियल बेनिफिट देती है, और लायबिलिटी से मुराद की कोई भी ऐसी चीज़ जो आपकी फंड में से या आपकी पॉकेट में से जो पैसे है वो निकालती है, आपके एक्सपेंडिचर में इजाफा करती है, वो लायबिलिटी होती है। तो इसका एक पूरा हिसाब किताब रखना अकाउंट्स रखने के जुमरे में आता है और अथॉरिटी जो है इसकी ये ड्यूटीज़ में है कि वो एक प्रॉपर रिकॉर्ड जो है, प्रॉपर फाइनेंशियल रिकॉर्ड अकाउंट जो है वो मेंटेन करेगी। उसके बाद सेक्शन 71 की तरफ हम जाते हैं जो अगेन एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है जिसमें बजट के हवाले से बात की जा रही है। अब फाइनेंशियल मैटर्स में जब भी हम आते हैं तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि फंड आपके लिए जो है वो प्रिपेयर करना सेक्शन 69 को इंपॉर्टेंट है, उसका सेक्शन नंबर याद करना इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से आपके लिए सेक्शन 71 का नंबर भी याद करना इंपॉर्टेंट है जिसमें बजट की बात की जा रही है। द अथॉरिटी थ्रू इट्स ऑथराइज्ड ऑफिसर शैल प्रिपेयर इन सच मैनर एंड एट सच टाइम एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड अ बजट इन रिस्पेक्ट ऑफ नेक्स्ट ensuing financial year showing estimated receipts and expenditure of the authority including the enforcement station and shall submit the budget to the government for approval। अब फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होने से पहले अथॉरिटी की यानी कि पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी की ये ड्यूटी है कि वो एक मखसूस किस्म का बजट अपना प्रिपेयर करे कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में उनके कितने एक्सपेंसेस होने वाले हैं, वो कहाँ पर जो है वो कितने पैसे खर्च करने वाले हैं, उनके इन्फोर्समेंट स्टेशन को रन करने के लिए उनको कितना जो है वो फंड दरकार है। ये सारा एक जो है वो डेडिकेटेड प्लान प्रिपेयर करना अथॉरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उसके बाद जो है गवर्नमेंट को ये सबमिट करना फॉर अप्रूवल, ये इसके जो है वो ड्यूटीज़ में आता है और ये जो ड्यूटीज़ हैं ये सेक्शन 71 के अंदर इसने परफॉर्म करनी है। उसके बाद ऑडिट से मुराद ये है कि जो भी आपने फाइनेंशियल रिकॉर्ड रखा है उसकी जो वेरिफिकेशन है या उसको आप कहें कि उसकी जो स्क्रूटनी है उस प्रोसेस को हम ऑडिट कहते हैं। तो ऑडिट से मुराद है कि द अकाउंट्स ऑफ द अथॉरिटी शैल बी ऑडिटेड एनुअली बाय द ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान। तो जितने भी अकाउंट्स जो है वो अथॉरिटी ने मेंटेन किए हैं सेक्शन 70 के अंदर उनका ऑडिट किया जाएगा और ऑडिट किया जाएगा जी ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ऑडिट किया जाएगा। ये सवाल भी आपसे पूछा जा सकता है। एंड एट सच क्वालिफाइड ऑडिटर और ऑडिट एजेंसी अपॉइंटेड विद द अप्रूवल ऑफ द गवर्नमेंट, या कोई और ऐसा ऑडिटर जो क्वालिफाइड है या ऑडिट एजेंसी है जो क्वालिफाइड है जिसको गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, तो वो जो है वो अथॉरिटी का ऑडिट करेगी और ये ऑडिट जो है वो एनुअली होना है। इस चीज़ को आपने जहन में रखना है। उसके
बाद हम सेक्शन 73 को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें एनुअल रिपोर्ट की बात की गई है। एनुअल रिपोर्ट को भी आपने अपने जहन में रखना है कि ये सेक्शन 73 में डिस्कस्ड है। अगर आप इनको डिस्क्रिप्टिवली एक बार पढ़ लेते हैं ना, ये चीज़ों को सुनते रहते हैं, तो ये सेक्शंस आपको किसी हद तक याद रह जाएंगे। मतलब आप इसमें इतना कंफ्यूज नहीं होंगे। सेक्शन 73 में अगर कोई बात है तो आप ऐसे नहीं कहेंगे कि ये सेक्शन 16 में थी। आपको आइडिया होगा कि ये किस चैप्टर में जाके बात हुई और वहाँ पर कौन सा सेक्शन बनेगा। तो एनुअल रिपोर्ट की बात की जाती है कि द अथॉरिटी शैल विद इन 3 months ऑफ द क्लोज ऑफ फाइनेंशियल ईयर सबमिट टू द गवर्नमेंट एन एनुअल परफॉर्मेंस रिपोर्ट एंड द गवर्नमेंट शैल ले इट बिफोर द प्रोविंशियल असेंबली ऑफ द पंजाब विद इन 90 days ऑफ इट्स रिसिप्ट। तो फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के 3 महीने के अंदर अंदर जो है अथॉरिटी ने क्या करना है, उसने सबमिट करनी है गवर्नमेंट को एक एनुअल परफॉर्मेंस रिपोर्ट। सालाना उनकी जो कारकर्दगी रही है उस हवाले से एक रिपोर्ट सबमिट करनी है, और जो गवर्नमेंट है उसने उसको प्रोविंशियल असेंबली के सामने रखना है। प्रोविंशियल असेंबली में डेफिनेटली गवर्नमेंट भी है, ऑपोजिशन भी है, उसके सामने रखना है 90 दिन के अंदर अंदर, और 90 दिन रिसीव करने के बाद 90 दिन के अंदर अंदर। द रिपोर्ट शेल कंसिस्ट ऑफ, अब रिपोर्ट के अंदर क्या चीज़ें होनी चाहिए, द स्टेटमेंट ऑफ द अकाउंट एंड ऑडिटेड रिपोर्ट्स ऑफ द अथॉरिटी। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट होनी चाहिए, जो उन्होंने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की हैं उनकी कंप्लीट डिटेल्स, और जो ऑडिट रिपोर्ट है वो इसके अंदर इंक्लूड होनी चाहिए। अ कॉम्प्रिहेंसिव स्टेटमेंट ऑफ द वर्क एंड एक्टिविटीज़ ऑफ द अथॉरिटी एंड द इन्फोर्समेंट स्टेशन ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। तो गुज़िश्ता फाइनेंशियल ईयर के अंदर उनकी जो भी कारकर्दगी है उस हवाले से, उनकी जो भी एक्टिविटीज़ रही हैं उस हवाले से, और जो इन्फोर्समेंट स्टेशन उनके काम करते हैं उस हवाले से तमाम की तमाम डिटेल्स जो है वो इस रिपोर्ट के अंदर शामिल होने चाहिए। सच अदर मैटर्स एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड और एज द अथॉरिटी में कंसीडर एप्रोप्रिएट। तो अथॉरिटी को लगता है कि इन दोनों फंक्शन से हट के, इन दोनों चीज़ों से हट के किसी और चीज़ को रिपोर्ट में इंक्लूड करना चाहिए, तो वो जो है वो इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये हमारा चैप्टर 16 और 17 था। वो तमाम लोग जो SDEO पीरा के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं, आपने कोशिश करनी है कि डिस्क्रिप्शन में हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक आपको मिलेगा। वो कम्युनिटी ज्वाइन करना फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसमें स्टूडेंट्स को हम अपडेटेड भी रखते हैं, प्रिपरेटरी मटेरियल भी शेयर करते हैं, जिससे वो अपनी असेसमेंट कर सकते हैं, आइडिया ले सकते हैं, और उनको सेल्फ प्रिपरेशन में हम जो है वो असिस्ट करते हैं। तो उसको आपने लाजमी ज्वाइन कर लेना है। अगर आपके लिए लिंक काम नहीं करता तो सिंपल एक टेक्स्ट मैसेज आपने व्हाट्सएप मैसेज कर देना है। इस नंबर पर आपको हमारी टीम जो है उस कम्युनिटी के अंदर ऐड कर देगी। मैं उम्मीद करता हूँ हमारी ये काविश आपको पसंद आई है। अगर आप लर्न पाकिस्तान के इस यूट्यूब चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं, हमारी टीम का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो इसको सब्सक्राइब करके उन तमाम दोस्तों के साथ, उन तमाम ग्रुप्स में ज़रूर शेयर कीजिए जहाँ पर स्टूडेंट्स SDEO पीरा के हवाले से अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं। जल्द फेज़ 1 का जो दूसरा सब्जेक्ट जनरल नॉलेज है उस हवाले से भी लेक्चर्स हम आपके साथ शेयर करना स्टार्ट करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ मुझे मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।